राजनीतिक उत्पत्ति का सिद्धांत। उत्पत्ति का सिद्धांत। तीसरा है नंबर 3 धार्मिक सिद्धांत। नंबर 4 व्यावसायिक सिद्धांत। नंबर 5 प्रजातीय सिद्धांत। और नंबर 6 माना अथवा आदिम जातियों का सिद्धांत अथवा आदिम जातियों का सिद्धांत। वर्ण व्यवस्था हम लोगों ने पढ़ ली है। आज हम पढ़ेंगे जाति व्यवस्था के उत्पत्ति के सिद्धांत। वर्ण और जाति में अंतर भी हमने देख लिया, इसको कंटिन्यू आज करते हैं। तो यहाँ पर ये जो दैवीय सिद्धांत है ये हमारा लिया गया है वेदों उपनिषदों से, है ना। वेदों उपनिषदों आदि से, राजनीतिक उत्पत्ति का सिद्धांत है डुबायस और घुरिये। डुबायस व घुरिये। धार्मिक सिद्धांत है हेनार्ड फोकार्ट के प्रतिपादक हैं फोकार्ट और सेनार्ड। यह है नेसफील्ड, इसके प्रतिपादक है नेसफील्ड। प्रजातीय सिद्धांत के हैं डॉक्टर रिजले, प्रोफेसर रिजले। और इसके हैं प्रोफेसर हट्टन। कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास जिनमें हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक। तो उसकी उत्पत्ति के विषय में हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि जन इतिहास में 3 प्रत्यय लगने से जाति का शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है कि जाति जो है वह अलग से सब लोगों में पहचान ली जाए, आकृति द्वारा पहचान ली जाए। और विनोबा भावे ने कहा कि जाति वह है जो जाति नहीं, यानी कि जन्म से हमारे साथ लग जाती है और बिल्कुल भी जाति नहीं है, तो वही हमारी जाति बन जाती है। यानी हम आप सामने वाले से पूछ लेते हैं या उसको देखकर लगभग जान लेते हैं कि वो किस जाति से हो सकते हैं। वर्ण और जाति में बहुत बड़ा अंतर है। वर्ण की संख्या 4 ही है और जातियों की संख्या डॉक्टर घुरिये के अनुसार जातियों और उपजातियों की संख्या हमारे देश में 3000 से भी ज्यादा है। प्रत्येक भाषाई क्षेत्र में 200 से अधिक उपजातियां, जातियां और उपजातियां निवास करती हैं, ठीक है। तो विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया कि जाति की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे, क्योंकि ये सिर्फ भारतीय व्यवस्था में पाया जाता है। भारतीय वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ही जाति व्यवस्था को देखा जाता है, हिंदू समाज में ही देखी जाती है। विश्व के अन्य भागों में भी जातियां हैं, लेकिन इतना बड़ा उसका ग्राफ हमको नहीं दिखाई पड़ता है।
ठीक है। तो हमारे यहाँ तो पहला जो है, जैसे कि सभी चीजों की उत्पत्ति मानी जाती है कि देवता से होती है या ईश्वर से होती है, हमारे यहाँ प्रत्येक संस्था की उत्पत्ति ईश्वर से मानी है। जरा यहाँ ये चौकक जरूर खाइए, तो हम आगे खिलाए हैं। तो दैवीय सिद्धांत में क्या है, ब्रह्मो से मुखासिद, ब्राह्मणों अस्य मुखासीद, बाहु राजन्य कृता, बाहु राजन्य कृतः, राजन्य कृतः, उरु तदस, उरु तदस्य यद वैश्यम, यद वैश्यम शूद्रो पदभ्याम, यानी दोनों पैरों से पदभ्याम, शूद्रो अजायत, शूद्रो अजायत। ठीक है, ये कहा गया है कि विराट पुरुष जो है उसके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि ब्राह्मण का कार्य क्या होता है, यजन याजन पठन पाठन दान देना दान लेना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के माने गए हैं। तो जो ये 6 कर्म करते थे वो सब ब्राह्मण कहलाए थे। और जैसे विराट पुरुष के शरीर पर या मानव के शरीर अंगों पर सिर का स्थान, क्योंकि वाणी और बुद्धि कहाँ बैठती है, सिर में बैठती है, चेहरे पर सिर पर रहती है, तो उनका स्थान किसका मिला, सबसे ऊपर है हमारे शरीर में, इसलिए सबसे सर्वोच्च स्थान ब्राह्मण ने पाया। ठीक है, तो वहां पर ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ये सब तय किए गए थे। बाद में इन्हीं में से जातियां भी दिखाई पड़ती हैं हमको, और अलग से भी। बाहु राजन्य कृता, जो क्षत्रिय थे, राजन्य मीन्स क्षत्रिय, जो राज्य चलाते थे, जो प्रशासन करते थे और जो शत्रुओं से रक्षा करते थे अपने देश की, तो वो हमारे शरीर में भुजाओं को उसका स्थान माना गया कि भुजाओं में, विराट पुरुष की भुजाओं में क्षत्रियों का स्थान होता है। अब आती है अर्थाधार शक्ति। अर्थाधार शक्ति उरु तदस्य, उरु का मतलब होता है पेट या जांग, उरु तदस्य यद वैश्यम, तो जो वैश्य थे, वैश्य लोग थे, वर्ण व्यवस्था में हमने देखा, पहले भी हम पढ़ चुके हैं इस बात को, कि पूरा जो समाज, बाकी के समाज था जो कार्य कर रहा था, जो कृषि पशुपालन वाणिज्य आदि करता था, वो सब वैश्य वर्ण के अंतर्गत आए। ठीक है, और पदभ्याम शूद्रो अजायत, पदभ्याम मतलब दोनों पैर, जो विराट पुरुष के दोनों पैर हैं वहां पर शूद्र को स्थान दिया गया है, अर्थात सबसे नीचा उसका स्थान है। और उसका कारण क्या है, जैसे हमारे पैर हमारे पूरे शरीर की सेवा करते हैं, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, कार्य करने के लिए हमें सक्षमता देते हैं, वैसे ही शूद्रों का कार्य था ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। तो ये तो हुई वर्ण व्यवस्था। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि जैसे आर्यों ने अनार्यों को किसी टाइम प्राचीन काल में हराया, यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको उन्होंने अनार्य कहा, तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था से भी पहले हमको यहाँ की जाति देखने को मिल रही है कि जैसे आर्य एक जाति हुई क्योंकि वो गोरे थे, श्रेष्ठ थे, अपने को बुद्धिमान और सभ्य समझते थे। ठीक है ना, अनार्य जातियों को जो कि रंग में काले थे और उतना उनको संस्कृत या वेद आदि का ज्ञान, मंत्रों का ज्ञान नहीं था, वो सिर्फ मूल अपना जीवन जी रहे थे, बेसिक आवश्यकताओं पर उनका जीवन चलता था, इसलिए उन्हें कहा गया ये अनार्य है। जो आर्य नहीं वही अनार्य है। तो आर्य एक जाति हुई, अनार्य दूसरी जाति हुई। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कहते हैं हिंदू एक जाति, मुस्लिम एक जाति, ईसाई दूसरी जाति, तो इसी तरह से इस विशाल समूह को भी जाति के रूप में देखा गया। तो जाति शब्द का अर्थ तो इससे पहले भी हम देख सकते हैं प्राचीन काल में, लेकिन इसका विकास इन्हीं वर्णों के बीचों से कैसे हुआ, जब आर्यों ने अनार्यों से विवाह संबंध स्थापित किए, आपस में मिलजुल कर जब साथ रहने लगे, उनमें कहीं विवाह संबंध उत्पन्न हुए या प्रेम विवाह हुए, तो उनसे जो संतानें उत्पन्न हुई उनसे विभिन्न जातियों का क्रमशः विकास होता गया, क्योंकि वह मूल जाति या मूल वर्ण में फिर उनका स्थान नहीं रह गया, तो इसलिए वो एक नई जाति के रूप में समाज में दिखाई दे। इसी तरह समाज का जाल बिछा हुआ है, सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज होता है, तो ऐसे ही विभिन्न जातियों का जाल इसी के अंतर्गत रहता है। ये है, एक तो ये आ गया, तो ये दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। दूसरा सिद्धांत हमारा आता है राजनीतिक उत्पत्ति का सिद्धांत।
राजनीतिक उत्पत्ति के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो डुबायस महोदय हैं और घुरिये, डॉक्टर घुरिये, ठीक है। इनकी पुस्तक है ठीक है, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है। कास्ट जाति, वर्ग और धंधा या पेशा, ऑक्यूपेशन, ठीक है। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन नाम की जो पुस्तक है उसमें उन्होंने कहा, डॉक्टर घुरिये कहते हैं कि जाति प्रथा इंडो आर्यन, जो ऊपर से जो इंडो या इंडस कहते थे सिंधु को, जो सिंधु नदी से माइग्रेट करके धीरे धीरे गंगा यमुना के मैदानों में फैले आकर धीरे धीरे ऐसे आर्य, ठीक है। तो उन्होंने कहा इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों का शिशु है, यानी उन्हीं ने पैदा किया है। जो ये इंडो आर्यन संस्कृति के जो ब्राह्मण वर्ग था वर्ण व्यवस्था में, उसी ने जाति को जन्म दिया, ठीक है, जो गंगा और यमुना के मैदानों में पला और वहीं से आगे देश के अन्य भागों में ले जाया गया, ठीक। यानी पूरे भारत में वहीं से जाति व्यवस्था फैली धीरे धीरे करके। अब देखिए, अब इसका प्रत्येक सिद्धांत का इसमें कुछ विरोध भी है, ऐसा नहीं है कि जो सिद्धांत उन्होंने बना दिया वही सही है। अब यहाँ पर कहा जा सकता है कि जाति प्रथा एक सामाजिक संगठन थी, जाति प्रथा एक सामाजिक संगठन थी और इंडो आर्यन एक राजनीतिक संगठन है यहाँ पर। तो इस प्रकार इस विकास और जाति प्रथा का विकास हम देखते हैं कि आज भी हो रहा है, एक लंबी अवधि हमको दिखाई पड़ती है। जाति प्रथा के इतिहास के एक लंबी अवधि से विकास होता रहा है। तो बल के आधार पर कैसे इतने दिन तक कोई विकास कर सकता है? बल थोड़े दिन के लिए होता है, जैसे ही बल खत्म हो जाता है वैसे ही लोग स्वतंत्र हो जाते हैं, है कि नहीं। बल के आधार पर किसी को गुलाम तो बनाया जा सकता है, लेकिन बल के आधार पर यह व्यवस्था, यह सामाजिक व्यवस्था जो जाति की जो आज हम लोगों ने आज भी पकड़ रखी है, ये कैसे स्थायी हो सकती है। इसलिए इस सिद्धांत का यहाँ पर इस तरह से विरोध किया गया। तीसरा सिद्धांत हमारा आता है धार्मिक सिद्धांत। धार्मिक सिद्धांत जिसके प्रतिपादक फोकार्ट और सेनार्ट हैं, ये विदेशी राइटर हैं, इतिहासकार हैं जिन्होंने, तो ये इनका कहना है कि सामान्य रूप से जाति प्रथा की उत्पत्ति एक देवता की उपासना, किसी भी एक देवता की उपासना, समान धर्म में आस्था, यानी कुछ समूह एक देवता को पूज रहे हैं, कुछ समूह दूसरे देवता को पूज रहे हैं, है ना। तो अपने जो जिसमें समान है, जो एक जैसे देवता को पूज रहे हैं, तो समान धर्म में आस्था और तथा समान धार्मिक कृत्य करने वालों के मध्य, जो एक जैसे ही धार्मिक कृत्य भी करते हैं, उनके मध्य जो स्थापित संबंध है वो बहुत घनिष्ठ है। तो इन्हीं घनिष्ठ संबंधों के कारण जाति प्रथा की उत्पत्ति दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो फोकार्ट हैं, फोकार्ट कह रहे हैं कि जाति प्रथा के उद्भव का आधार धर्म विभाजन था, धर्म का विभाजन था जो पूर्ण रूपेण धर्म से प्रभावित था। उसके लिए उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, कास्ट अ कंपैरेटिव स्टडी, कास्ट अ कंपैरेटिव स्टडी नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो पूर्ण रूप से जाति प्रथा धर्म से प्रभावित थी। इन्हीं के साथी एक दूसरे और हैं सेनार्ट महोदय। सेनार्ट का कहना है कि जाति प्रथा देवताओं को बलि प्रदान करने का एक संगठन है। हिंदू धर्म में, हिंदू सामाजिक व्यवस्था में प्राचीन काल में देवताओं को भेंट चढ़ाने की क्रिया को एक धार्मिक कृत्य के रूप में देखा जाता रहा है प्राचीन काल से, ठीक है। जैसे किसी को बकरे के बलि चढ़ाना या पशु बलि, अन्य पशुओं के बलि चढ़ाना, ये हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही वैदिक उसमें दिखाई पड़ता है, अश्वमेध जैसे यज्ञों में या और अन्य प्रकार के पूजा पाठ के तरीकों में। तो ये कह रहे हैं कि धार्मिक कृत्य के रूप में ये स्वीकार किया गया है ये। और उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है सेनार्ट ने, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया, ओरिजिन एंड ग्रोथ, उत्पत्ति और विकास, इन ऑफ कास्ट इन इंडिया, जाति की उत्पत्ति और विकास भारत में, ठीक है, इसका अर्थ होता है। तो इसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने तर्क दिए हैं इस बात के लिए कि कैसे ये धार्मिक संगठन जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि कई विकास क्रमों के साथ उन्होंने इस बात को जोड़ा। उन्होंने लिखा कि हिंदू धार्मिक व्यवस्था में देवताओं को पशु बलि दी जाती रही है, जो एक प्रकार से पशु की हत्या ही थी, और जिसकी बलि दी जाएगी
कोई अपना बेटा तो बलि करता नहीं है, बेटी बलि करता नहीं है, पशु ही बलि करते हैं हमेशा। तो एक प्रकार से हत्या ही थी। और बलि के इस कार्य को, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बलि के इस कार्य को, जो गर्दन काट के बलि चढ़ाई जाती है बकरे की, मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, किसी बकरे का मान ले रहे हैं या किसी गाय बैल का ले रहे हैं, तो उसको काटने के लिए कौन आता था, उस बलि को करने के लिए कौन आता था? उच्च वर्ग के लोग या उच्च वर्ण के लोग, ब्राह्मण वर्ग या के लोग यह कार्य नहीं करते थे। इसके लिए एक दूसरे निम्न वर्ग की योजना की गई, ठीक है ना। उच्च जाति के लोग स्वयं नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने निम्न अथवा जो दास वर्ग है, जो सबसे, जिसको हमने शूद्र वर्ण में रखा हुआ है, दास वर्ग, ये करते थे और उससे उनसे करवाते थे। तो इस प्रकार एक ही धार्मिक कृत्य में दो प्रकार के संगठन जुड़े हुए थे, एक व्यवस्था करने वाला था और दूसरा बलि के कृत्य को करने वाला संगठन। तो ये दोनों उच्च और नीच हुए। यहाँ पे जाति की उच्चता और निम्नता उन्होंने दिखाई, ठीक है। ये धार्मिक समूह कालांतर में धीरे धीरे आगे चलकर ये धार्मिक समूह जाति समूहों में बन गए। प्राय सभी जाति समूहों के विकास में धार्मिक कृत्य एक प्रधान आधार रहा है। ऐसा माना जाता है कि जातियों के विकास में धार्मिक कृत्य अवश्य एक आधार के रूप में, एक कारण तो रहा, ऐसा मानते हैं। जिसे कौन संपन्न करता था? पुरोहित संपन्न कराता था। जैसे राजा स्वयं धार्मिक व्यवस्था को नियंत्रित, स्थिर और रक्षित करने वाला माना गया है, क्योंकि राजा को कहा गया कि वो सभी वर्णों को अपने अपने धर्मों पर स्थिर रखे। यहाँ धर्म से तात्पर्य पूजा पाठ बलि से नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये लाइन ये बताती है कि वो अपने अपने कर्तव्यों, सभी वर्णों को अपने अपने कर्तव्यों में, अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त रखे, ताकि समाज में टकराहट ना हो। लेकिन यहाँ पे इसको, इस जगह पर यहाँ पे इसको, इस सेंटेंस को इस्तेमाल कर लिया गया है बलि के कृत्यों में, धार्मिक कृत्यों में, क्योंकि राजा वर्णाश्रम धर्म का संरक्षक माना जाता था, ठीक है। धर्म के आधार पर व्यवसाय का भी विभाजन किया गया, अर्थात जो जैसे ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत जो आते हैं तो वो सब अपना यज्ञ करेंगे, कराएंगे, पूजा पाठ करेंगे, कराएंगे, दान लेंगे, दान देंगे, है ना। क्षत्रिय जो है प्रशासनिक कार्यों जैसे ही कार्य करेंगे, और कृषि, पशुपालन, वाणिज्य आदि के कार्य जो धार्मिक कार्य है वो व्यवसाय वैश्य वर्ण या समाज का बड़ा समाज करेगा, बड़ा समूह करेगा, ठीक है। लेकिन इस मत को स्वीकार करने में भी अनेक बाधाएं हैं। अनेक विद्वानों ने इस मत का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अंततः देखिए, जाति प्रथा एक सामाजिक संगठन है, मनुष्यों के समाजों का समूह है, वो सामाजिक संगठन है जाति प्रथा, कोई धार्मिक समूह नहीं है। और केवल धर्म उसके गठन का सर्वोपरि कारण कैसे हो सकता है? कोई एक कारण तो हो सकता है, लेकिन सर्वोपरि कारण धर्म कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस सिद्धांत को भी इस रूप में नकारा गया कि उसका अनेक कारणों में सर्वोपरि कारण तो धर्म बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि जाति प्रथा के उदय में धार्मिक तत्वों का कम हाथ होता है और सामाजिक तत्वों का अधिक हाथ होता है। इस चौथा आता है हमारा व्यावसायिक सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं नेसफील्ड। इनकी पुस्तक है ब्रीफ व्यू ऑफ द कास्ट सिस्टम, ब्रीफ व्यू ऑफ द कास्ट सिस्टम। इन्होंने कहा कि भारत में जाति प्रथा की उत्पत्ति केवल व्यवसाय से ही, जाति प्रथा की उत्पत्ति में जो उत्तरदायी कारण है वो केवल व्यवसाय और व्यवसाय ही है, और कोई कारण नहीं। उन्होंने कहा केवल व्यवसाय से ही तमाम विभिन्न जातियां हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। हालांकि एक बड़ा कारण है, लेकिन सर्वोपरि कारण कुछ भी नहीं है। व्यवसायगत उच्चता, उन्होंने कहा व्यवसाय में भी ऊंचे व्यवसाय और नीचे व्यवसाय होते हैं। व्यवसायगत उच्चता और निम्नता, जैसे एक स्वर्णकार है उसका ऊंचा व्यवसाय है, या कोई अध्यापक है उसका ऊंचा व्यवसाय है, और कोई कसाई है उसका व्यवसाय नीचा है, कोई भरभूजा है उसका व्यवसाय नीचा है, ठीक है। तो व्यवसाय की उच्चता और निम्नता के आधार पर ही समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसी जातियों का विकास हुआ। यहाँ पे वर्ण को जाति शब्द से संबोधित कर दिया है कि इन्हीं में से जातियों का विकास हुआ, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय पर एकाधिकार स्थापित करने के आधार पर ब्राह्मणों, देखिए सबने अपने अपने व्यवसाय पर एकाधिकार स्थापित किया। जैसे ब्राह्मणों ने पुरोहिताई पर अपना एकाधिकार कर लिया, कि अगर कथा सुनाएंगे तो सिर्फ पंडित जी सुनाएंगे, और कोई वर्ण का व्यक्ति कथा सुनाने के योग्य नहीं है, भले वो क्षत्रिय क्यों न हो, वैश्य क्यों न हो, शूद्र क्यों न हो, शूद्र तो बिल्कुल भी नहीं। तो ब्राह्मणों ने पुरोहिताई के
व्यवसाय पर अपना आज भी ज्यादातर आप देखिए जितने कथावाचक हैं ज्यादातर सब मैक्सिमम ब्राह्मण ही हैं। कोई यदा कदा कोई हो सकता है किसी दूसरे वर्ण से, नहीं तो ब्राह्मण वर्ण ने ही अपना एकाधिकार स्थापित कर रखा है। ठीक, राज्य प्रशासन पर क्षत्रियों ने एकाधिकार कर लिया। क्षत्रियों ने कहा कि प्रशासनिक अनुभव तो हमारे पास है, हम ही देश की रक्षा कर सकते हैं। सेना में बहुत सारे प्रकार के लोग भर्ती होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो राज्य प्रशासन है वो केवल क्षत्रिय के ही वश में है, वही वो कर सकता है। वही युद्ध में तलवार बांध सकता है, वही तीर तलवार भाले घोड़े आदि चला सकता है, रथ आदि चला सकता है, देश की रक्षा कर सकता है और अपने बच्चों का बलिदान भी देने में वही सक्षम है। तो उन्होंने कहा कि प्रशासन पे क्षत्रियों का अधिकार हो गया। ठीक है, ये देखिए ये व्यवसाय का एकाधिकार है वर्णों का यहाँ पर। ठीक है, और व्यापार आया बचा कृषि पशुपालन वाणिज्य। तो वाणिज्य व्यापार है, इस पर वैश्यों ने अपना एकाधिकार स्थापित किया। उन्होंने कहा कि धन कमाना व्यवसाय करना ये हमारा अधिकार है केवल। कृषि छूटी पीछे, बल्कि इसमें पशुपालन छूटा, ये अन्य शूद्र वर्णों के हक में चला गया, लेकिन मेनली व्यापार उद्योग धंधे इन सब पर जिस वर्ग ने अपना एकाधिकार जमाया उसको आज हम वैश्य के नाम से जानते हैं। तो इस विभाजन से ही अब यह जाति विभाजन का कारण बन गया, क्योंकि बहुत से लोगों को पसंद आया, बहुत से लोगों को इसमें थोड़ी तकलीफ दिखाई पड़ी, तो यह जाति विभाजन का कारण बना। क्योंकि व्यवसाय है तो व्यवसाय अपना अपना लेके सब अलग अलग हो गए, अपने अपने व्यवसाय, ब्राह्मण अपने व्यवसाय में, क्षत्रिय अपने व्यवसाय में और शूद्र अपने व्यवसाय में, लेकर अलग अलग हो गए, सब अलग हो गए, तो ये जाति विभाजन का कारण बना। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी आलोचना भी की गई है। ये सिद्धांत भी पूरी तरह से सच नहीं है। प्रोफेसर हट्टन ने इसकी आलोचना की है और उनका कहना है कि अगर पेशे या व्यवसाय के आधार पर ही ऊंच नीच की भावना विकसित होती है, ऊंच नीच की भावना विकसित होती है, तो क्या कारण है कि एक ही पेशे को अपनाने वाली जातियों में भी भेदभाव है। भेदभाव है कि नहीं? एक तो जैसे वैश्य वर्ण में ले लीजिए आप, एक तो सुनार का काम कर रहा है या कोई बड़ा व्यवसाय कर रहा है और दूसरा मूंगफली भून रहा है और भूंजा है, तो दोनों में ऊंच नीच हुए अंतर। और मतलब उनके यहाँ अपना विवाह संबंध या खान पान का संबंध मूंगफली भूनने के यहाँ सुनार कभी नहीं रखेगा, है ना? है तो दोनों वैश्य वर्ण में। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब केवल व्यवसाय के आधार पर अगली जातियों का विभाजन हुआ, तो एक ही पेशे को अगर अपनाते हैं लोग, मतलब ये वैश्य वर्ण का ही पेशा अगर अपनाया है तो उसमें ऊंच नीच कैसे हो गया। वस्तुतः इस सिद्धांत में वो कह रहे हैं प्रोफेसर हट्टन, इस सिद्धांत में भारत की परंपरागत जो वर्ण व्यवस्था है उसके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई है। हम जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था लचीली थी, व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार कभी भी वर्ण को चेंज कर सकता था। रामायण और महाभारत काल तक बहुत सारे ऐसे दृष्टांत और उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने अपनी आजीविका कमाने के लिए, जब अपने धर्म से काम नहीं चला, अपने वर्ण से, धर्म का मतलब यहाँ पे अपने वर्ण विहित कर्तव्यों से है, जो उनके वर्णानुसार उनको कर्तव्य हैं, अगर उनसे उनका परिवार का पालन नहीं हुआ तो उन्होंने अपने व्यवसाय को चेंज किया। जैसे द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे लेकिन उन्होंने क्षत्रिय कर्म किया और वह पांडवों और कौरवों के गुरु बन गए। उन्होंने प्रशासनिक कार्य किया, तीर धनुष चलाने सिखाया, है कि नहीं? ऐसे बहुत से लोग होते हैं। जैसे ब्राह्मण वंश, चुंग वंश ब्राह्मण था लेकिन देखिए वो राजा बने, उन्होंने प्रशासन का कार्य। तो मतलब वाकाटक भी ब्राह्मण थे। बहुत से कर्ण, बहुत से ऐसे वंश इतिहास में मिलते हैं जो ब्राह्मण होते हुए भी प्रशासनिक कार्य कर रहे थे, राजा थे। और शूद्र नंद वंश जो आता है, वो शूद्र वंश आता है, वो भी राजा थे मगध के। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद, बिंबिसार राजा शत्रु के बाद, उदयन के बाद, कालाशोक के बाद आता है इनका नंद वंश का। तो आप देखिए 10 राजा हुए हैं, महापद नंद और 8 उनके पुत्र हुए। तो वो तो जाति से वो नाई थे, यानी शूद्र थे। नापित उनके लिए शब्द आया है, लेकिन वो राजा थे। तो कोई भी व्यक्ति चेंज कर सकता था अपनी रुचि के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपने आप को बदल सकता था वर्ण व्यवस्था के अनुसार। लेकिन जातियां यहाँ पर। अब 5वां आता है प्रजातीय सिद्धांत। तो इसलिए हम व्यवसाय को ही एकमात्र कारण नहीं मान सकते हैं कि व्यवसाय ही केवल एकमात्र कारण है जाति की उत्पत्ति के। 5वां प्रजातीय सिद्धांत के अनुसार। अब प्रजाति क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार जाति प्रथा की उत्पत्ति आर्यों और अनार्यों के सम्मिश्रण से हुई। इसके जो प्रतिपादक हैं डॉक्टर रिजले हैं। डॉक्टर रिजले कह रहे हैं, उनका कह रहा है कि जाति की उत्पत्ति प्रजाति भावना और अनुलोम विवाह प्रथा से हुई। ये कैसे होता है? इंडो आर्यन प्रजाति
जब इंडो आर्यन आर्य जो समूह था, समाज था इंडो आर्यनों का, जब प्रागैतिहासिक काल में भारत आए तो उन्होंने अपने को यहाँ के निवासियों से श्रेष्ठ माना। तो एक जाति आर्य हुई, दूसरी जाति को उन्होंने अनार्य कहा, जो यहाँ के मूल निवासी थे। ठीक है, वो ये कह रहे हैं उन्होंने यहाँ के पराजित लोगों की कन्याओं से अनुलोम विवाह किए। अनुलोम मतलब उच्च वर्ण से तो बालक हो, लड़का हो, और जो कन्या हो वो उससे एक वर्ण नीचे हो। ठीक है, तो उन्होंने अनुलोम विवाह यहाँ से किए, और प्रतिलोम विवाह भी हुए जो लव मैरिज के द्वारा होते हैं। तो इन विवाहों के कारण जो संतानें उत्पन्न हुई उनसे विशुद्ध आर्य रक्त के अलावा प्रजातीय आधार पर अन्य जातियों का भी उदय हो गया। यानी अब वो रक्त अशुद्ध हो गया आर्यों का। अब अनार्य कन्या जब आई घर में बहू बनकर, तो उनसे जो संतानें हुई तो उस व्यक्ति को उसको शुद्ध आर्य नहीं माना गया, वो दोनों का सम्मिश्रण था बच्चा, तो वो एक अलग जाति के रूप में। इसी तरह कहते हैं अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के कारण ही ये बहुत बड़ा कारण है जातियों के उदय होने में समाज में। तो डॉक्टर घुरिये ने जिन्होंने राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसी आधार पर माना है। डॉक्टर घुरिये ने इसी आधार पर कहा है कि जाति प्रथा के कुछ तत्वों का उदय गंगा और यमुना के मैदान में हुआ। यानी ब्राह्मणों ने या अन्य आर्यों ने जब अनार्यों से संपर्क किया, उनसे संपर्क हुआ उनका, और जब अनुलोम प्रतिलोम आदि विवाह होने लगे, अनुलोम विवाह पहले स्टार्ट हुए होने लगे, तो उनसे जो संतानें उत्पन्न हुई वो उन्होंने एक तीसरी जाति को जन्म दिया। तो इस तरह से जाति हुआ, क्योंकि यही ब्राह्मणों से संबंधित इंडो आर्यन संस्कृति का विकास हुआ था। इंडो आर्यन संस्कृति का विकास उत्तर भारत के गंगा के मैदान में, इसीलिए इसको आर्यावर्त कहा जाता है। उत्तर भारत को, दक्षिण भारत को दक्षिणापथ और उत्तर भारत को आर्यावर्त के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि आर्यों का देश वही माना जाता है। पर यहाँ के जो मूल निवासी थे उनसे इनका मेल हुआ, सम्मिश्रण हुआ, और साथ में जब रहना खाना हुआ, साथ साथ समाज जब रहने लगे, आर्य थे अनार्य भी थे, और उनसे जब संतानें, उनके मेल से जो संतान उत्पन्न हुई उन्होंने किसी जाति को जन्म दिया। वस्तुतः भारत में इंडो आर्यन प्रजाति ने यहाँ के आदिवासियों को पराजित कर दास के नाम से संबोधित किया, कहा कि वो दास हैं। ईरानी भाषा में दास का अर्थ शत्रु होता है, कि वो हमारे शत्रु हैं, लेकिन वो धीरे धीरे मित्र बन गए। और शत्रु अपनी विशिष्टता और श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए आर्यों ने पराजितों को दास और अनार्य कहा। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम अपना थोड़ा रक्त की शुद्धता के लिए अपना अलग समाज रखते हैं, तुम्हारा अलग समाज है, हम आर्य हैं, तुम दास या अनार्य हो। ठीक है, आर्यों ने शब्द दिया। कुछ विद्वानों के अनुसार जाति प्रथा की उत्पत्ति वर्ण से हुई। कुछ विद्वान कहते हैं कि जो 4 वर्ण है उन्हीं से जाति की उत्पत्ति हो गई। इनके अनुसार प्रारंभ में 3 वर्ण थे जो रंग द्वारा पहचाने जाते थे। जहां हमने वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत में रंग का सिद्धांत पढ़ा भी है, जो क्रमशः श्वेत, लोहित और पीत रंग के आधार पर एक दूसरे से अलग थे। वर्ण व्यवस्था में भी देखिए, ब्राह्मण श्वेत रंग के माने जाते थे, रक्त कलर जो लाल कलर था वो क्षत्रियों को माना जाता था, लोहित कलर और जो पीत कलर होता था और कृष्ण कलर, ये दोनों मिलकर बनाते थे वैश्य और शूद्र का कलर। शूद्रों को बाद में शामिल किया गया, इसलिए कृष्ण वर्ण बाद में आया। तो पहले श्वेत, लोहित और पीत रंग से ही समाज में तीनों वर्ण ही अलग पहचाने जा रहे हैं। तो वो भी एक अलग अलग वर्ण व्यवस्था ही यहाँ पे अलग दिखाई जा रही है, कि अलग अलग पहचान में आ रहे हैं। अब इसका आता है माना का सिद्धांत, नंबर 6 पर माना का सिद्धांत। माना का सिद्धांत का मतलब है आदिम संस्कृतियों में एक आकर्षण शक्ति का नाम है माना, जो आदिम संस्कृतियों में पाई जाती थी। ठीक है, जिससे वो ऐसी आकर्षण शक्ति है कि एक व्यक्ति का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर पड़ ही जाता है, उसके साथ रहने से, बोलने से, बातचीत करने से, तो दूसरे व्यक्ति का प्रभाव, ऐसी आकर्षण शक्ति है, उस पर गहरा प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ जो प्रेम विवाह वगैरह इस तरह कर सकते हैं या एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं। प्रोफेसर हट्टन का कथन है यहाँ पर कि आर्यों ने अपने को माना के प्रभाव से बचाने के लिए, उन्होंने कहा इस आकर्षण शक्ति के कि आर्यों में अनार्यों को न मिले, आर्य अनार्य एक दूसरे से न मिल पाए, ये जो पावर है, आकर्षण शक्ति है, जिसको माना के नाम से उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा इसको इससे बचाने के लिए अपने सदस्यों पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए कि खबरदार उनसे मिलना जुलना नहीं है, उनसे खान पान नहीं रखना है, उनसे विवाह संबंध नहीं रखना है। लेकिन हम कहते हैं ना कि प्रीत न देखे ऊंची नीची जात, भूख न देखे झूठा बात, और नींद न देखे टूटी खाट, है कि नहीं। तो ये वो है जो गंधर्व विवाह के रूप में हमारे यहाँ जाना था। आजकल हम उसको प्रेम विवाह अल्लाह के, तो आर्यों और अनार्यों में भी ऐसे ही कुछ मिश्रण अवश्य ही हुए होंगे, जिनसे बहुत सारे
समाज की जनसंख्या हमारी बढ़ी और मैं जातियों का होगा। तो यहाँ से यहीं से वो कहते हैं कि अपने सदस्यों को आदिम निवासियों से अलग कर लिया, यहीं से जाति प्रथा का आरंभ हुआ। उन्होंने कहा कि आर्य एक जाति है, अनार्य दूसरी जाति है, अलग किया। लेकिन इस सिद्धांत का भी खंडन कर दिया गया है। उन्होंने कहा, बहुत से विद्वानों का कथन है कि मानव आकर्षण की शक्ति केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व की अन्य जातियों में भी दिखाई पड़ती है। अन्य जो है, अफ्रीका है, निग्रो है, श्वेत है ना, यूरोपियन है, अमेरिकन है, तो इनमें भी दिखाई पड़ती है, अन्य जातियों में भी दिखाई पड़ती है। तो वहां पर जाति को प्रथा की उत्पत्ति क्यों नहीं हुई? उनका वहां पे जैसे भारत में तमाम जातियां हमको दिखाई पड़ती हैं, 3000 से भी ज्यादा जातियां और उपजातियां दिखाई पड़ रही हैं, वैसा विश्व की अन्य किसी भी समाज में हमको दिखाई नहीं पड़ता। किसी भी सामाजिक संगठन में इतना बड़ा बदलाव नहीं दिखाई पड़ता है। तो ऐसा क्यों? तो इसका अगर ये हम देखिए 6 के 6 सिद्धांत में सबका कट गया कहीं ना कहीं। कोई एक कारण ही प्रभावशाली नहीं है, बल्कि बहुत सारे कारण मिलकर जाति प्रथा की उत्पत्ति में उनका हाथ होता है। और जाति प्रथा की उत्पत्ति के विषय में किसी सर्वसम्मत सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक, अब हम कल पढ़ेंगे जाति व्यवस्था का ऐतिहासिक विकास। अपने भारतीय संदर्भ में हम पढ़ेंगे कि उसका ऐतिहासिक विकास कैसे होता है। व्यवसाय के आधार पर वर्णों के मेल के द्वारा वर्ण संकरता, जिसका हम लोग हाइब्रिड के नाम से जानते हैं, जो कि हम लोग इसमें धान गेहूं आदि फसलों में इस्तेमाल करते हैं। हाइब्रिड के बीज लाते हैं, बोते हैं, जिससे ज्यादा अच्छी फसल तैयार होती है। ऐसे ही मानवों में ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसी को वर्ण संकरता कहा गया है, यानी एक अलग अलग जातियों के मेल से। और ये साइंस भी सिद्ध कर चुकी है कि एक ही रक्त का, जैसे देखिए जो मुस्लिम धर्म में परिवार में शादी हो जाती, भाई बहनों में, मौसी और बेटे में, है ना, बुआ भतीजे में, इस तरह से, यानी बहुत से ऐसे करीबी रिश्ते होते हैं जिनमें उनके चचेरे भाई बहनों में भी शादी हो जाती है। उनमें कभी कभी तो पिता पुत्री भी देख रहे हैं, शादी कर ले रहे हैं, तो ऐसे भी उदाहरण आते हैं। तो वहां पर होता क्या है, हमारे यहाँ इसको ज्योतिष में नाड़ी अवरोध कहा गया है, ठीक है ना। तो जो ब्लड का सर्कुलर करते हैं ना, ब्लड टेस्ट कराओ लड़के लड़की का, कुंडली मत देखो बल्कि ब्लड टेस्ट कराओ। तो इससे क्या होता है, जो एक ही उसके एक ही वंश के या एक ही परिवार के जो ब्लड ग्रुप होते हैं, वो लगभग एक जैसे ही होते हैं। जब आपस में मिलते हैं तो उनसे जो आगे संतानें होती हैं वो बहुत अच्छी नहीं होती हैं, यानी अगर वो सीधी ठीक ठाक से हो भी गई तो उनका बौद्धिक विकास बहुत कम हो जाता है या उनके अंग भंग हो जाते हैं। आप देखिए हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम कास्ट में हमको बहुत सारे लूले लंगड़े इस तरह के व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ठीक है। तो ये वर्ण संकरता यहाँ पर लाभदायी है एक प्रकार से अगर देखो तो। जब एक अंतर जातीय जो विवाह होते हैं उनसे, या एक अलग परिवारों से जो विवाह होते हैं, हमारे यहाँ इसलिए गोत्र विवाह और सपिंड विवाह की रोक है कि जो एक पिंड के हैं, नाना नानी के और मामा इधर दादा दादी के परिवार से जो बच्चे हैं वो विवाह नहीं कर सकते हैं। माता की 7 पीढ़ी और पिता की 5 पीढ़ी को बचाया जाता है। सपिंड बहिर्विवाह है, सगोत्र बहिर्विवाह है। तो यहाँ पे यानी एक ऋषि के जो मानने वाले हैं अपने को, एक ही गोत्र जिनका है, उस परिवार में विवाह के समय बाकायदा गोत्र पूछा जाता है और एक गोत्र में विवाह नहीं किए जाते हैं हिंदुओं में। तो ये एक वैज्ञानिक कारण भी हमको यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि विज्ञान भी इसका समर्थन करता है हमारे इस भारतीय सिद्धांत का। ठीक है, तो आज के लिए इतना हो गया, उसको निकाल लीजिए।